नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए एसडीजी गोल पर है। इसके पहले भी टेस्ट में मैंने आपसे एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं, हम रिवाइज करने जा रहे हैं एसडीजी गोल को, और एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं अपना, वहां पर भी हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में तो पूछे जा रहे हैं। 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, और अभी 22 में भी पूछा गया है शायद। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। एक तरफ आपको एसडीजी गोल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किनसे संबंधित है वो दिया गया है। तो एसडीजी गोल 10, 13, 14, 15। तो आप थोड़ा समय लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से अपने आंसर को मार्क कर लीजिए। मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने असमानताओं में कमी की बात की है, रिड्यूस द इनइक्वालिटी की बात की है। तो ए का थर्ड आपका सही होगा। यहाँ पर थर्ड 3 जगह दिया गया है। उसके बाद एसडीजी गोल 13 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, जलवायु परिवर्तन की बात की गई है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। एसडीजी 14 किस चीज से रिलेटेड है? लाइफ बिलो द वाटर, जल के नीचे जीवन। और एसडीजी 15 जो है वो लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन की बात की गई है। तो यहाँ पर आप मैच करिए, आपका ए जो है वो सही उत्तर है। क्लास ये आपका पीवाईक्यू है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ये एक रीसेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए एसडीजी गोल से रिलेटेड और कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है बोला गया है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो पहला दिया गया है आपको, ये प्रश्न दूसरा है स्पेस रिसर्च, दूसरा आपको दिया गया है क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जेंडर इक्वालिटी, फोर्थ जीरो हंगर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको मेंशन किए गए हैं ना, ये आपके एसडीजी गोल्स हैं, लेकिन स्पेस रिसर्च की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं की गई है, सतत विकास में नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो स्पेस रिसर्च है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके जो भी एसडीजी गोल्स हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जो भी 17 एसडीजी आप देखेंगे तो उन 17 को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न अगर पूछे आपकी परीक्षा में रिपीट हो, चाहे वो आरओ एआरओ में हो, चाहे वो यूपीपीसीएस में हो, तो आप बिना मिस्टेक किए सही आंसर लगा के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दूसरे एक्सप्लेनेशन है तो उसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी और इसके स्थायी प्रबंधन की पानी की उपलब्धता को लक्षित करता है?
तो यहाँ पर आप देखिए गोल दे दिया है और आपसे पूछा गया है कौन सा गोल किस एसडीजी में मेंशन है, ये वाला। तो यहाँ पर वाटर की बात की गई है, पानी की बात की गई है और बोला गया है आपसे कि किस लक्ष्य में बोला गया स्थायी प्रबंधन की पानी की उपलब्धता को लक्षित करेगा। तो एसडीजी 6, एसडीजी 7, 8 या 9, ये भी आपका पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। जब आप एसडीजी गोल्स देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे एसडीजी गोल जो 6 है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है, वो पानी की उपलब्धता को लक्षित करने की बात वहां पर की गई है। ठीक है, वहां पर पानी की बात की गई है, तो पहला आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा एसडीजी 6 जो है वो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, तो पहला आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर एसडीजी आपके सारे दिए गए हैं। एसडीजी 6 जो है वो वाटर से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमको गरीबी खत्म करनी है। मैंने आपको बोला भी था, इसको आप एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, गरीबी खत्म कर दो। गरीबी खत्म करोगे तो भुखमरी खुद ही खत्म हो जाएगी, लोगों के पास खाना हो जाएगा। जब लोगों के पास भुखमरी खत्म होगी, खाना हो जाएगा, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, लोग खुशहाल रहने लगेंगे। अब लोगों के पास स्वास्थ्य है, खुशहाल है, तो उनको एक एजुकेशन भी प्रोवाइड करो, तो क्वालिटी एजुकेशन दे दो। जब आप उनको एजुकेशन देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, तो लैंगिक समानता आएगी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इतना हुआ, यहां तक ये सब याद हुआ। 5 गोल याद हो गए ना। 5 गोल कैसे याद करोगे, सबसे पहले सब भुखमरी खत्म कर दो, पैसे दे दो। ठीक है, जब गरीबी खत्म होगी तो भुखमरी खत्म होगी। भुखमरी कब खत्म होगी, जब गरीबी खत्म होगी। ठीक है, तो शून्य गरीबी के बाद शून्य भुखमरी। तो सबसे पहले गरीबी खत्म करो, भुखमरी खुद ही खत्म हो जाएगी, और जैसे ही लोगों के पास खाना आएगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, खुशहाल रहने लगेंगे लोग। और फिर उसके बाद उनको गुणवत्तापूर्ण क्या दे दो, शिक्षा दे दो। और गुणवत्तापूर्ण जब शिक्षा देंगे आप, तो लड़का लड़की में समानता आएगा, जेंडर इक्वालिटी आएगा। 5 गोल आपको याद हो गए इसी तरीके से। फिर देखिए, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात की गई है। जब हम 7th की बात करेंगे तो हम सब लोगों को साथ साथ मिलकर अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पर ध्यान देना है। ठीक है, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पन्न करनी है। उसके बाद 8 में हमने देखा कि आर्थिक विकास की बात की गई है। ठीक है, 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं की बात की गई है। 10 में आपके असमानताओं में कमी की बात की गई है। तो क्लास यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मतलब किसी भी तरीके का लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, लैंगिक समानता की बात करते हैं। और जब हम गोल 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि गरीब गरीब ही रह जाए, अमीर बहुत अमीर होता जाए। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने की, या किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है, ठीक है, उसको खत्म करने की बात हम करते हैं 10 में। तो 5 और 10 याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 11वें में हम सस्टेनेबल सिटीज की बात करते हैं। 12वें में हम सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिर 13th में क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। 14th में लाइफ बिलो द वाटर, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जलीय जीवों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और एसडीजी 6 में हम क्या बात करें, यहाँ पर भी हम पानी की बात करें, लेकिन स्वच्छ पानी की उपलब्धता की बात करें कि सबको पानी मिल सके, हम उसकी बात करें। पानी शब्द दोनों जगह है, वाटर शब्द दोनों जगह है, 16 में भी आया, 14 में भी आया, लेकिन 14 में हम लाइफ बिलो द वाटर, जो जीवन है लाइफ बिलो द वाटर, पानी में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, हम उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और एसडीजी 6 में हम स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं, स्वच्छ पानी की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर 15 में लाइफ ऑन द अर्थ है। 16 में हम पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, शांति, न्याय और सशक्त संस्थान की। और 17 में हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो मैं आपको कहूंगी
ये जो SDG 17 गोल्स आपके दिए गए हैं, इसको क्लास याद कर लीजिए। जब आप किसी भी तरीके से याद करिए, अपने मन में एक स्टोरी की तरह याद करिए या किसी भी तरीके से याद करिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है आपके PCS में या फिर RO ARO किसी एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न फिर बन जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी PYQ है, आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ आपको कार्यक्रम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको वर्ष दिया गया है। तो देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, थर्ड है आपका नेशनल लेप्रोसी एरेडिक्शन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, और आखिरी आपको दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1976 में प्रारंभ हुआ था। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अगर हम देखेंगे, ये तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था, बी का फर्स्ट। और बहुत से स्टूडेंट ने इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ से लगाया था? यहीं से लगाया था, क्योंकि उनको ये पता था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो था वो 1975 में आया था। और जैसे उनको ये पता था, ये रिपीटेड था, इसलिए उनको पता था। देखिए, सारे प्रोग्राम कब आए आप सारे वर्ष नहीं याद कर सकते, ये चीज मैं समझती हूँ, लेकिन पास्ट ईयर्स में जो पूछे गए प्रोग्राम्स है कि वो किस वर्ष में प्रारंभ हुए थे, एटलीस्ट उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अभी भी समय है, पास्ट ईयर्स में जो पूछे गए हैं, और उनको आप 5-6 बार, 10 बार, 12 बार, रोज एक बार पढ़ लीजिए। आपको एग्जाम तक याद रहेगा। और उनमें से अगर एक भी आपके प्रश्न में दिख गया सुमेलित करने को, तो आप सही उत्तर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे और उन्होंने देखा था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी, उन सब ने इस प्रश्न को सही किया था, ठीक है। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी कई बार पूछा है, तो ये तो 2005। तो डी का भी आपका थर्ड, ठीक है, डी का थर्ड सॉल्व करने पर आपको 2 ऑप्शन पर आप आते, मतलब यहाँ पर देखिए तब भी 50% तो आपका प्रश्न सॉल्व हो ही जाता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो गया? अब देख लो, बी का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका 1975 है, ये आपका 2005 है। और जब हम राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की बात करेंगे, नेशनल लेप्रोसी एरेडिक्शन प्रोग्राम की, तो ये 1983 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए, आपका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अभी तो हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरीके के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब जो जो टॉपिक आपको याद करना है परीक्षा के लिए क्लास, उसको याद करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो आपके इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए हैं, वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में ये स्टैब्लिश हुए हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है किसने फाउंड किया है, ठीक है, किसने स्थापना की है, इस तरीके से। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉर्म हुई थी। तो ये सब चीजें अब आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर लूसेंट है तो लूसेंट में पीछे ये फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं मैम लूसेंट से पढ़े। देखिए, लूसेंट से पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर एक जगह सारे फैक्ट्स आपको समराइज दिए रहते हैं, समरी के फॉर्म में दिए रहते हैं, समराइज किया है उन्होंने। तो अगर आप वहां से बार बार उसको रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में फैक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड बुक्स आप लोग पढ़ते हो उसको तो जरूर पढ़ो। देखिए, क्लास रिवीजन बहुत जरूरी है। जब जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी रिवीजन पर फोकस करिए। तो देखिए, यहाँ पर सोशल सर्विस लीग दिया गया है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस दिया गया है, शारदा सदन दिया गया है और अभिनव भारत संस्थान दिया गया है। तो चलिए, इसको हम लोग टिक लगाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं सोशल सर्विस लीग की, ठीक है, सोशल सर्विस लीग का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1911 है। तो ए का
फर्स्ट होगा आपका, ए का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया है, और को हम देख लेते हैं यहाँ पर। और आपको पता है सोशल सर्विस लीग से रिलेटेड भी कौन है, अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? श्री नारायण मल्हार जोशी जी का नाम आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम किसका नाम याद रखते हैं? महादेव गोविंद राणे का, एमजी राणे का नाम, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1889 है। तो बी का फोर्थ है, ठीक है, बी का फोर्थ है। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा, इसको हम अरेंज करते हैं, रुकिए, सॉरी 1887 है, बी का सेकेंड है, गलती से मैंने यहाँ पे लगा दिया, बी का क्या है? सेकेंड है, तो बी का सेकेंड ये दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद शारदा सदन की जब हम बात करेंगे तो वो 1889 है, ठीक है। और यहाँ पर रमाबाई जी का नाम याद रखेंगे, और अभिनव भारत की जब हम बात करेंगे तो 1904 हो गया। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है क्लास। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर जब हम सोशल सर्विस लीग की बात कर रहे हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? सोशल सर्विस लीग का आप याद रखेंगे 911 में, और इससे रिलेटेड कौन है? तो आप याद रखेंगे नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। फिर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करेंगे तो 1887, किसका नाम याद रखना है? एमजी राणे का, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम शारदा सदन की बात करेंगे तो 1889, यहाँ पर किसका नाम याद रखना है? रमाबाई का, ठीक है। और अभिनव भारत की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1904, और किसका नाम याद रखना है? वीडी सावरकर का। अभी ठीक है ना क्लास? अब कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऐसे कर्व फॉर्म में मैच किया है, तो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्लास, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले आपकी फॉर्म हुई थी और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, कई बार परीक्षा में पूछा गया। लैंड होल्डर सोसाइटी से रिलेटेड प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। 1838 में ये फॉर्म हुआ था, और इससे एसोसिएटेड जो लोग थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर और राजा राधाकांत देव। परीक्षा में पूछा गया है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी याद रखिएगा, ये आपकी 1893 में फॉर्म हुई थी, और कहां पर? इंग्लैंड में, और किसके द्वारा? विलियम एडम्स द्वारा। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। जो पूछा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी पूछा गया है, यहाँ पर 1851। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जो BIA है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वो आपकी फॉर्म हुई थी बाय मर्जिंग बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म हुई थी 1851 में। तो यहाँ पर रिवाइज करिए, जमींदारी एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे तो 1838 द्वारकानाथ टैगोर एंड राजा राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो विलियम एडम। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की हम बात करेंगे तो 1851, ठीक है। फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आप सभी को पता है, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड कौन है? ग्रैंड ओल्ड मैन है, जिनको कि हम दादा भाई नरोजी कहते हैं, जिन्होंने रेन वेल्थ थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को कब फॉर्म किया था? याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, छाछठ में, 1866 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लीग भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इंडियन लीग के फाउंडर कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे, और 1875 में इन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्लास। अब देखिए,
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करेंगे 1876, इसको किसने फॉर्म किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे चल के आपकी किसमें विलय हो गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। यहाँ पर एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस का नाम भी आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1852, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है किसका नाम? दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। जमशेदजी भाई का नाम याद रखिएगा आप। फिर पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, ईयर जरूर याद रखिएगा। जो भी एसोसिएशन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनके ईयर तो याद कर लीजिएगा क्लास। क्यों? क्योंकि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आपको परीक्षा में दे दे तो आप उसको अरेंज कर लेंगे, कौन पहले फॉर्म हुआ था कौन बाद में फॉर्म हुआ था। तो 1867 में याद रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा आपका पूना में फॉर्म हुआ है। एम.जी. राणे का नाम याद रखेंगे, जी.वी. जोशी का नाम याद रखेंगे और चिपलांकर जी का नाम याद रखेंगे। आप याद कर लीजिएगा 1867। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1885, यहाँ पे के.टी. तेलंगा, बरुद्दीन तैयबजी का और फिरोज शाह मेहता का, इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। एक बार आपसे परीक्षा में इन तीनों से भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1849, ठीक है। यहाँ पर चेट्टी जी का नाम आप याद रखेंगे। मद्रास महाजन सभा आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जो पूछा गया उसको मैं टिक लगा रही हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ। 1884 में मद्रास महाजन सभा आपकी फॉर्म हुई थी और यहाँ पर आनंद चार्लो जी का नाम याद रखेंगे और अय्यर जी का नाम याद रखेंगे, सुब्रमण्य अय्यर जी का, ठीक है। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो टिक जरूर लगा दिया है मैंने। और आप भी क्या करेंगे? टिक आप लोग इन सब चीजों को रिवाइज कर लेंगे। अच्छा क्लास, इसके पहले वाले भी टेस्ट में मैंने इनसे रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस इसीलिए किया था ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। चलिए, अब ये आपका कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है? नहीं, ये तीसरा प्रश्न तो नहीं है आपका। अगर हम देखें तो 1, 2, 3, यहाँ पर एक बार क्लास देख लेते हैं हम लोग। अभी तक हमने कितने प्रश्नों को डिस्कस किया है? ये आपका दूसरा प्रश्न था, ये आपका तीसरा प्रश्न था, ये आपका चौथा प्रश्न था, ये पांचवा था और ये आपका छठवां प्रश्न है, 6th प्रश्न है। अगर आप चाहें तो नंबरिंग कर लीजिए, वैसे नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि यंग बंगाल आंदोलन जो था उसके फाउंडर कौन है? तो बताइए, वोमेश चंद्र बनर्जी, शिव नारायण अग्निहोत्री, विलियम डेरियोजा या फिर परांजपे। तो यहाँ पर आपका ABCD में से सही उत्तर कौन सा है? यहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले बने हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विविन लुइस डेरियोजा ने। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। सी जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर एक बार व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अगर कुछ और पॉइंट पूछे आपसे तो आप उसको आसानी से हल कर लें। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हेनरी लुई विविन डेरियोजा ने की थी, जो 1826 में कोलकाता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। यंग बंगाल हिंदू कॉलेज कोलकाता से उभरने वाले बंगाली मुक्त विचारों का एक समूह था। वे हिंदू समाज की विद्यमान सामाजिक और धार्मिक संरचना के विरुद्ध स्वतंत्र विचार और विद्रोह की भावना से प्रेरित और उत्साहित था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये हिंदू समाज में विद्यमान सामाजिक और धार्मिक संरचना के विरुद्ध स्वतंत्र विचार और विद्रोह की भावना से प्रेरित और उत्साहित था, ठीक है। तो एम क्या था ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर था। अब ये जो प्रश्न है यहाँ पर हमने देखा ना, ये आपका छठवां प्रश्न था। अगर हम देखें तो ये 7th प्रश्न है। अब क्लास ये भी आपका एक PYQ है। देखिए, आज का जो टेस्ट है इसमें हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न भी लगा रहे हैं। तो आप दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैंने रिसेंट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को उठाया, बहुत पुराने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को नहीं उठाया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही साथ नए प्रश्न भी हैं। अब जैसे ये आपका एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसमें आपको बोलना है, बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इंडियन नेवी एक्ट दिया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिया है, कम्युनल अवार्ड दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय जल सेना अधिनियम आपका कब आया था? 1927 में, एकदम सही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 1931 में, एकदम सही है। कम्युनल अवार्ड की बात करेंगे तो 1933 में, ये आपका गलत है, ये 1932 होगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डी आपका करेक्टली मैच नहीं है। अब क्लास यहाँ पर देखिए कि कम्युनल अवार्ड की हमने बात कर दी, सांप्रदायिक निर्णय यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सांप्रदायिक अवार्ड की बात की जाती है, ठीक है। अब तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। परीक्षा में और कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं? आपने देखा होगा कम्युनल अवार्ड की बात कब की गई है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद की गई है। किसके किसके बीच में साइन हुआ है? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड में क्या बोला गया है, उन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा कि इतने नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उससे रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। ऐसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है परीक्षा में पूछा गया है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था? तो हाँ, पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि आपको पता है जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस समय भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, जिसको कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने RTC फर्स्ट में, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें कि बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया जाए, क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी भारत में। और जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बैठती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में, तब तक कोई भी निष्कर्ष पर आना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर बोला गया कि किसी भी तरीके से आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाइए। तो INC को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू के साथ कुछ और मेंबर्स के साथ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक स्टोरी के फॉर्म में होनी चाहिए। और ये इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड की बात कर दी गई, जिसको कि चलते महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने आमरण अनशन किया और बाद में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पैक्ट साइन हुआ। ये तो मैं आपको छोटे से स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूँ क्लास, ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीजें एकदम याद होनी चाहिए, और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर हमने किसी भी आंदोलन को देखा तो 2 मिनट हमने क्या किया, उसके बारे में पढ़ लिया। अब आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बस एक बार उठाया और क्वेश्चंस को देखा, हाँ A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, आगे बढ़ गए। नहीं, हम जब उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो हम उनको इस तरीके से पढ़ें कि आगे चलकर अगर यहाँ से प्रश्न आपके रिपीट हो तो पहले वो गलत ना हो, अगर एज इट इज रिपीट हो तो आप सही लगा के आओगे। लेकिन अगर इनसे भी रिलेटेड कुछ और पूछ तब भी हम सही लगा दें। जैसे अगर आपने आज याद कर लिया कि इंडियन नेवी एक्ट जो है वो 1927 में आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में है, कम्युनल अवार्ड 1932 में है, तो हो सकता है जब परीक्षा में कोई और प्रश्न बने और उसमें से आपको 2 ही दे तो आप इन दोनों को तो सही मार्क करेंगे, एटलीस्ट आप 50% आंसर पे तो पहुंचेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, तो जब भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए तो उसको थोड़ा समय देके पढ़िए, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स 2-2 लाइन, PhD नहीं करनी है आपको, रिसर्च नहीं करना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर 7th का D आपका सही उत्तर है। आशा करती हूँ जो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए जब भी मैं टेस्ट लेती हूँ तो यहाँ पर मुझे समय का भी ध्यान देना रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा बताने के चक्कर में समय बहुत खिंच जाए। अब जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। जो मैं बता रही हूँ क्लास वो आपको समझ में आए,
आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर बोला गया है मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये प्रावधान किस संविधान संशोधन से संबंधित है, ये बोला गया है। तो बताइए 90, 91, 92 या फिर 93। तो किसमें बोला गया है कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये आपका बोला गया है आर्टिकल, अगर मैं आपसे पूछूं तो आर्टिकल 75 इससे रिलेटेड है, अनुच्छेद की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और किस संविधान संशोधन में बोला गया था ये? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया था। बी आपका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 91st संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब आपको पता है कि आर्टिकल से रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो क्यों नहीं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनको हम बार बार रिवाइज करें, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आपको 2 भी आर्टिकल पता है, 1 भी आर्टिकल पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम आर्टिकल 153 की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, बता दीजिए जल्दी से। हम गवर्नर की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गवर्नर से रिलेटेड कहाँ पर दिया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की गई है। तो एक आपका क्या होगा, थर्ड होगा। एक का थर्ड देखिए, अगर आप टिक लगाएंगे तो तुरंत आप आंसर पे भी आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत इजी सेट किया गया है ऑप्शन। 155 दिया गया है और 154 दिया गया है। पहले 154 देख लेते हैं। 154 आपका किससे रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार से रिलेटेड है, कार्यकारी अधिकार से। तो डी का फोर्थ आपका सही है, ठीक है। डी का 4 देखिए यहाँ पर दिया गया है। 155 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। 156 की हम बात करेंगे तो राज्यपाल के पद से रिलेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए राज्यपाल के कार्यालय से, राज्यपाल के कार्यालय से रिलेटेड कौन सा है, 156 है आपका, ठीक है। कार्यकाल से रिलेटेड है, कार्यालय नहीं कार्यकाल से रिलेटेड है, मतलब गवर्नर के टर्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। ये चीज क्लियर है ना क्लास? चलिए तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। 153 जो है वहां पर हमने गवर्नर ऑफ द स्टेट की बात की है। 154 में हमने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट की बात की है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात की है और 156 में हमने गवर्नर के टर्म की बात की है। अगला हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो चलिए बताइए कौन सा सही है। अभी हमने देखा कि ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात हमने किसमें की है, तो बता दीजिए 153 में की है, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है। मुख्यमंत्री के कार्य की जब हम बात करेंगे तो 165 दिया गया है, ये सही है कि गलत, तो ये भी गलत है। 167 में हमने की है। मंत्री परिषद की बात हमने किसमें की है, यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमने स्टेट के मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हमने 163 में की है, ठीक है। और विधान परिषद की बात हमने 167 में नहीं 169 में की है। तो यहाँ पर कौन सा एकमात्र सही है, सी आपका सही है। तो आर्टिकल वाला जो आपका एक जगह है। अब देखिए क्या करिए, आप आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षा में दिए गए हैं, घटना चक्र में आपको एक जगह दिए गए हैं, ठीक है, अनुच्छेद से रिलेटेड, आप क्या करिए एक पेज लीजिए और आज तक जितने भी आर्टिकल्स आपके अनुच्छेद परीक्षा में पूछे गए हैं उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसको रात में सोते समय, सोने के पहले, मतलब सोते समय या सोने के पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको परीक्षा तक याद हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ अगर वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको याद हो गया तो क्लास
परीक्षा में आपके क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, पास्ट ईयर में जितने भी प्रश्न आपके आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल खाली, क्वेश्चन आंसर नहीं, बस आर्टिकल, ये आर्टिकल पूछा गया और उसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, याद रहेगा। अच्छा, अगर आप लोग कहेंगे तो हम भी ये काम कर सकते हैं। टेस्ट में एक ऐसा टेस्ट लें जिसमें कि आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे उसको कवर कर लें। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कवर किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, समझ गए ना कि आर्टिकल से रिलेटेड आज तक जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम लोग एक टेस्ट में रिवाइज कर लेंगे। बताइएगा करूं ऐसा कि ना करूं। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पर सीबीसी से रिलेटेड है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से रिलेटेड है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, ठीक है। इनकी नियुक्ति किसके सिफारिश, नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा दिया गया है, कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर शामिल होते हैं। देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज 3 ईयर और 62 ईयर। इनका कार्यकाल 3 साल या फिर 62 वर्ष का होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए सीबीसी और अदर जो कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, ठीक है। उस कमिटी में आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं। यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है लोकसभा में वो होता है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड गलत है। समझ में आ गया क्लास। यहाँ पर जो कमेटी होती है उसमें पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये आपका गलत हो गया। अच्छा, और यहाँ पर फिर आपको आखिरी दिया गया है, यहाँ पे लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात मैं कर रही हूँ जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रही हूँ, तो ये गलत हो गया। फिर थर्ड देखें, देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज 3 ईयर और 62 ईयर, ये भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे 4 साल या फिर 65 साल होता है। तो यहाँ पर आपका सही कौन सा है, केवल एक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए डी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीबीसी की जब हम बात करते हैं इसको गवर्नमेंट ने सेट किया था कब, 1964। याद रख लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है 1964 में, ठीक है। और फिर यहाँ पर किसके रिकमेंडेशन में, के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन में, ये भी याद रखिएगा। 1964 में सीबीसी आपकी गठित हुई थी, किसके रिकमेंडेशन में, के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन में। यहाँ पर रिटायरमेंट एज याद रखिएगा 4 साल या फिर 4 ईयर। 4 और 5 पे कंफ्यूज हो जाते स्टूडेंट। जब परीक्षा में 5 दिया रहेगा तो वो खर्च से देखेंगे और टिक लगा देंगे, ज्यादातर 5 होता है ना तो वो टिक लगा देंगे, लेकिन आप याद रखेंगे यहाँ पर 4 ईयर और 65 ईयर का प्रोविजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था, डायरेक्ट प्रश्न है, तो बता दीजिए। 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 1988 में। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था, तो बता दीजिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद किससे बनाया गया था, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई थी, जल्दी से बताइए। 1765 में, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। इसी कारण बक्सर के युद्ध को हम क्या कहते हैं, 1764 के बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मुर्शिद कुली, गुलाम हुसैन, सिताब राय या फिर रजा खान। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है रजा खान, मोहम्मद रजा खान, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा क्लास यहाँ पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर चलिए व्यवस्थित करिए। चिलियावाला युद्ध दिया गया है, खुर्दा का युद्ध दिया गया है, अंबर का युद्ध दिया गया है और बांडी वॉश दिया गया है। सही उत्तर यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम बांडी वॉश की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से वॉश कर दिया गया, किसको वॉश कर दिया गया, फ्रांसीसी को वॉश कर दिया गया। किसने पूरी तरीके से फ्रांसीसी को वॉश कर दिया, ब्रिटिशर्स ने कर दिया,
ठीक है। तो वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और किसके किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में हुआ था। यहाँ पर जीतया कौन था? ब्रिटिश सेना जीती थी, याद रहेगा। अगर हम वांडी वॉश देखें तो वांडी वॉश अभी कहां पर है? अगर प्रेजेंट भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में है, ये चीज याद रखिएगा। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ब्रिटिश कमांडर कौन था? परीक्षा में कई बार पूछा है। ब्रिटिश कमांडर की बात कर रहे हैं आयरकूट ने, ठीक है, आयरकूट याद रखिएगा। और आयरकूट ने क्या किया था? इन्होंने फ्रांसीसी को कूट डाला था, ठीक है। और किसकी लाली हो गई थी? कौन लाल लाल हो गया था? फ्रांसीसी कमांडर लाल लाल हो गया था, याद हो गया। तो वांडी वॉश में 1760 में हुआ था, 60 में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर किसको लाल कर दिया गया था? फ्रांसीसी को लाल कर दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने बहुत कूटा था, तो 1760 याद हो गया। चलिए, अंबर के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ था? बैटल ऑफ अंबर, तो ये आपका हुआ था 1749 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में, तो जयसिंह द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के बीच में, ठीक है। शाह आलम द्वितीय आपको पता है मुगल सम्राट था, उनके बीच में हुआ था 1749 में, जयसिंह और शाह आलम द्वितीय के बीच में। खुर्दा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये 1795 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा संघ और हैदराबाद के निजाम के बीच में। फिर चिलियावाला युद्ध की हम बात करेंगे तो ये 1849 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब अरेंज करिए क्लास। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको अंबर का युद्ध दिख रहा है, ठीक है, 1749 में। तो सी आपका देखिए कहाँ कहाँ दिया गया है, ए और इसमें दिया गया है। तो 1749 के बाद कौन सा दिख रहा है आपको? वांडी वॉश दिख रहा है, तो डी हो गया। फिर बी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। सारे युद्ध याद हो गए क्लास। यहाँ पर जितने भी युद्ध दिए गए हैं परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करिए। ये तो आसान सा है। सामवेद दिया है, अथर्ववेद दिया है, ऋग्वेद दिया है, यजुर्वेद दिया है। तो जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो पुरोहित कौन है? होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट हो जाएगा ना, सबसे आसान मैंने पकड़ा। यहाँ पर देखिए ये बी नहीं होगा। अब बचा ए, सी, डी में से आपका सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर सामवेद दिया गया है, फिर आपको अथर्ववेद दिया गया है, यजुर्वेद दिया गया है। तो बताइए जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ब्रह्मा होगा, तो यहाँ पर बी का फोर्थ हो जाएगा। बी का फोर्थ आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये तो आपका ही नहीं, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, अब मैंने तो मैच अपने तरीके से किया है। आप में से कुछ स्टूडेंट तो तुरंत देखते ही मैच कर लेंगे क्योंकि उनको एकदम याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी है। ये तो परीक्षा में कई बार पूछा प्रश्न है, तो ये आसान भी प्रश्न था ना, इसको मैं आसान प्रश्न मानू ना, तो ठीक है। यहाँ पर आपका डी जो था वो सही उत्तर है। चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलिए देखिए क्या है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो यहाँ पर बुर्किना फासो दिया है, फिर सूडान दिया है, चाड दिया है और माली दिया है। तो इसको आपको क्या करना है? वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इस प्रश्न को सॉल्व करिए। यहाँ पर मैं उत्तर आपको बताऊंगी, फिर मैप में आपको लोकेशन बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके क्लास आराम से आंसर दीजिए। तो सबसे पहले आपका माली हो जाएगा, ठीक है, फिर बुर्किना फासो हो जाएगा, फिर चाड हो जाएगा, फिर सूडान होगा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए ये आपको दिया गया है। ये अगर हम देखेंगे अफ्रीका का मैप है। इधर देखिए यहाँ पे मॉरिटेनिया दिया गया है, माली दिया गया है, नाइजर दिया गया है, चाड दिया गया है, सूडान दिया गया है और इरिट्रिया दिया गया है, ठीक है। और इधर अगर आप देखेंगे तो बुर्किना फासो।
तो ये आपने अरेंज कर लिया। पेपर में आपसे पूछा गया था माली, बुर्किना फासो, ठीक है, फिर चाड और सूडान। याद रखिएगा क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो बताइए सेंट हेलेना कहाँ पर है? जल्दी से ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? सेंट हेलेना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में या फिर साउथ अटलांटिक ओशियन में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है कि सेंट हेलेना द्वीप जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है? स्ट्रेट से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर बताइए जिब्राल्टर की खाड़ी, सुएज कैनाल या फिर आपका बाबल मंडेब या फिर सिद्रा की खाड़ी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमने किसकी किसकी बात की है? रेड सी की ना और गल्फ ऑफ एडन की। तो इसको जोड़ता है कौन सा ABCD में से? बाबल मंडेब। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बाबल मंडेब स्ट्रेट दिख रहा है, रिजबूती दिख रहा है, इधर आपको रेड सी दिख रहा है, इधर आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है? गल्फ ऑफ एडन है और दोनों को बाबल मंडेब स्ट्रेट जो है वो जोड़ रहा है। मैप क्लियर है ना क्लास? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, इधर आपको अटलांटिक ओशियन दिख रही है। अगर हम देखेंगे कॉन्टिनेंट तो इधर आपको यूरोप दिख रहा है, इधर आपको अफ्रीका दिख रहा है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ रहा है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मैंने पहले के भी टेस्ट में आपको स्ट्रेट्स रिवाइज कराए हैं, आज खाली 2 ही स्ट्रेट्स रिवाइज कराए हैं, आगे चल के और भी जल संधियां रिवाइज कर लेंगे, ठीक है क्लास। यहाँ पर बार बार रिवीजन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन के साथ रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहते हैं? तो किसे कहते हैं बताइए? चेन्नई को, झांसी को, बेंगलुरु को या फिर कानपुर को? ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा हम कानपुर को कहते हैं। डी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? पर्वतीय नगर दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, बताइए। पहलगांव की बात करेंगे तो क्या ये जम्मू कश्मीर में है? ठीक है। कन्नूर की बात करेंगे तमिलनाडु, भुवाली राजस्थान दिया गया है, नंदी हिल्स कर्नाटक दिया गया है। तो देखते हैं नंदी हिल्स कहाँ है? कर्नाटक में है, सही है, ठीक है। पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, सही है। कन्नूर की बात करेंगे तमिलनाडु में है, सही है। भुवाली की बात करेंगे तो ये राजस्थान में नहीं है, ये यूके में है, मतलब हमारे उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेकेदातु जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर के लिए पीने के पानी का भंडार और आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो बताइए मेकेदातु जलाशय परियोजना कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? तो सबसे पहले आपको बेंगलुरु दिया है, मैसूर दिया है, कोयम्बटूर दिया है और इरोड दिया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? याद रखिएगा 2018 में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2018 वाला वर्ष है और इसको स्टार्ट किया गया था बेंगलुरु में, ठीक है। तो यहाँ पर मेकेदातु जो जलाशय परियोजना है वो बेंगलुरु में है। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात की गई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है वो किसके द्वारा प्रयोग में, मतलब सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया? तो बताइए एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या फिर रेडजेल द्वारा? ABCD में से सही उत्तर आपका कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है क्लास, ये आपका पास्ट ईयर में पूछा गया प्रश्न है, पहले ही बता दूं। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है कॉन्सेप्ट है, इसको किसने यूज किया था, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है बेनेट द्वारा। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेनेट ने किया था। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण को इकोटोन भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इकोटोन आप समझ लीजिए इकोटोन क्या होता है।
एकदम साधारण भाषा में बताऊंगी आपको, आशा करती हूँ समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बहुत जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगल है, ठीक है, खूब बड़ा सा जंगल है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल नहीं, एक जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। धीमे धीमे आप देखेंगे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो छोटे छोटे पेड़, जब जंगल खत्म होने लगेगा, खत्म होगा ना एक जगह जंगल, तो ये छोटे छोटे पेड़ आपको दिखेंगे, फिर आपको ग्रासेस दिखेंगी ना। अब इसी जंगल के बगल में अगर आप देख लें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक है, ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा लेक है बगल में, और क्या दलदल है, लेक है, कोई कुछ भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा दलदली एरिया भी हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक पानी स्टार्ट हो जाता है नदी में। अगर आप नदी के किनारे जाएंगे या किसी लेक के किनारे भी जाएंगे तो वहां पर आप पहले देखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी का लेवल है, और ये जो स्तर है पानी का, जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा जोन होता है बीच में जहां पर ये जंगल खत्म होगा और धीमे धीमे ये लेक स्टार्ट होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब आपका जो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये जो जंगल है, धीमे धीमे खत्म होने लगेगा और आपका जलीय पारितंत्र स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी पारितंत्र, दो पारितंत्र के बीच में, ठीक है, जो ये संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन क्षेत्र जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन क्या है, दो बायोम के बीच की संक्रमण क्षेत्र को हम कहते हैं। समझ में आया क्लास? और याद रखिएगा, इकोटोन में जो डायवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, वो कैसे जीव जंतु होंगे, जो आपके जंगल में भी रह लेंगे, पानी में भी रह लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर दोनों पारितंत्र के जीव जंतु रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो डायवर्सिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। समझ में आया क्लास की नहीं? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बस ऐसे समझिए कि कोई भी पारितंत्र एक नहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, धीमे धीमे ना खत्म होगा। अगर जलीय पारितंत्र है तो वो आगे चल के जो पानी का लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, फिर खत्म होगा। और दूसरा भी पारितंत्र ऐसे ही खत्म होगा। तो दो जो ट्रांजिशन जोन है, जो संक्रमण क्षेत्र है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। अगला हम देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं उसको अगले क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ। आप लोग भी बताया करिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। उस समझाने के बाद भी समझ में आता है, मतलब दूसरी बार जब समझाती हूँ तो आ जाता है समझ में, कि तब भी नहीं आता है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा अगर नहीं समझ में आया होगा। वैसे आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को आ गया। निम्नलिखित में से कौन सही है? अब यहाँ पर देखिए, ब्रास दिया है, ब्रोंज दिया है, गन मेटल दिया है, जर्मन सिल्वर दिया है। ऐसे प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं परीक्षा में, अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा। तो ब्रास को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कॉपर और टिन दिया गया है, ठीक है। फिर ब्रोंज में कॉपर और जिंक दिया गया है। फिर गन मेटल में हम देखेंगे कॉपर दिया गया है आपको, निकल दिया गया है और आयरन दिया गया है। और जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कौन सा एक सही है, तो इनमें से कोई एक ही सही है। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। जर्मन सिल्वर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कॉपर, जिंक, निकल, ये आपका सही है, ठीक है। जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जर्मन सिल्वर किन किन चीजों से मिलकर बनी रहती है, कॉपर, जिंक और निकल से। गन मेटल की बात करेंगे तो गन मेटल में कॉपर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर निकल और आपका आयरन, फेरस नहीं होता है। गन मेटल में कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज में आपका कॉपर होता है और यहाँ पर आपका टिन होता है। ब्रास की बात करेंगे तो कॉपर होता है और जिंक होता है। याद रखिएगा क्लास, जिसमें जेड आएगा उसमें जिंक नहीं होगा, उसमें टिन होगा। जेड पहले से है तो हम इसमें जिंक नहीं रखेंगे, हम इसमें टिन मिला देंगे। ऐसे करके याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रास और ब्रॉन्ज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रॉन्ज में,
ठीक है। तो याद रखिएगा जिसमें जेड है उसमें कॉपर के साथ टिन होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से जेड है, और ब्रास में आपका कॉपर के साथ जिंक होगा। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विटामिन से रिलेटेड प्रश्न है। परीक्षा में विटामिन से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन B1 की कमी से, B9 की कमी से, ई की कमी से, B7 की कमी से क्या क्या होता है और इनकरेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर B7 की कमी से बॉडी पेन हो सकता है, विटामिन ई की कमी से कम प्रजनन क्षमता, लेस फर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। B9 की कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे B1 की, सो यहाँ पर जीरोफ्थैलेमिया B1 की कमी से नहीं, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, परीक्षा में कई बार पूछा है बेरी। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि B1 की कमी से बेरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है। ऑरेंज में भी विटामिन सी है, एप्पल में, कैरेट में या फिर आंवला में। तो सबसे रिचेस्ट सोर्स पूछा है, सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है, ठीक है। आंवला उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ रीजन में बहुत होता है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, विटामिन के नाम दिए गए हैं, रोग दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भी आपका पास्ट ईयर का पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में। कुछ होमवर्क आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। पता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड किसे हम कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं, बताइएगा। विटामिन ए कलर ब्लाइंडनेस दी गई है। अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस होती है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बताइएगा। कलर ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसी विटामिन की कमी से होती है ना, और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हेरिडिटरी रोग है। विटामिन के की बात करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग दिया गया है, और थायमीन की बात करेंगे तो बेरी अभी हमने देखा है, विटामिन B1 की बात हमने की है। तो यहां पर वैसे मैंने उत्तर आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड। कॉमन नेम बताइए, यहाँ पे क्या है, केमिकल कंपाउंड किस चीज का बोला गया है, कोलेकैल्सीफेरॉल की बात की गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिंट आपको मिल गया है, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम की बात की जा रही है। तो क्या सही होगा, बोन कैल्शियम, विटामिन डी, बी या सी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो विटामिन डी है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आंसर तो आप लोग ने देख ही लिया होगा अभी तक। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आंसर देख लेना क्लास। तो बताइए यहाँ पर ABCD में से सही उत्तर क्या है। जब आंसर देख लिया है तो आंसर क्या है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हैरिसन से रिलेटेड नहीं है, ये मैकक्लम्प से रिलेटेड है। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। कौन सा इनकरेक्ट है पूछा गया था। अगला देखते हैं 24वां। नंबर मत देखिएगा क्लास, आज हम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, 24 से ज्यादा प्रश्न हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। गलती से नंबर यहाँ लिखा है, याद रखिएगा। 24 से ज्यादा प्रश्न हमने अभी तक लगा लिए हैं, यहाँ उससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रश्न लगाए हम लोग ने। नाइट्राइट की बात करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। आपको पता है ना, जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। जो प्लांट से परीक्षा में पूछा जाता है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। एट मतलब वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में खाते हैं, एट करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है कि जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। इस तरीके से ऑप्शन आपको दिया रहता है, तो आप याद रखेंगे नाइट्रेट के फॉर्म में। अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो बताइए, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, ठीक है। फिर एसिटोबैक्टर दिया गया है, एजोटोबैक्टर दिया गया है, राइजोबियम दिया है और नाइट्रोबैक्टर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, डी सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसका योगदान रहता है, राइजोबियम का योगदान रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है।
बता दीजिए जल्दी से, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, अंडमान आइलैंड में या फिर लक्षद्वीप में। तो ए, बी, सी, डी में सही उत्तर क्या होगा आपका? तो ये आपका लोकेटेड है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से बता दीजिए, तो अब आप लोगों को एकदम पता होगा ना। 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में एट रियो दी जेनेरियो में, जिसको कि हम अर्थ समिट कहते हैं। अब तो मैंने कितनी बार बता दिया है आपको, 1992 में रियो समिट हुआ था, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं, ब्राजील में रियो दी जेनेरियो में। इसी वजह से हम इसको रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है, एकदम सही है ये। अर्थ समिट, रियो समिट, कुछ भी कहिए। इसमें एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21 को अर्थ समिट में। ठीक है, लेकिन ये एक बाध्यकारी योजना नहीं है, ये बाइंडिंग एक्शन नहीं है, ये चीज ये याद रखिएगा। ये नॉन बाइंडिंग एक्शन है, प्लान है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ठीक है क्लास, अगला देखते हैं। नगोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो बताइए, नगोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 2003 में, 2007 में, 2010 में या फिर 2014 में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 2010 में नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और 2014 में ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, वेटलैंड डे से रिलेटेड है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये दोनों किस चीज से रिलेटेड है? ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। और आपको पता है जलवायु परिवर्तन पर फोकस किया गया है यहाँ पर, इसीलिए हर गैसेस की बात की गई है। बेसल कन्वेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, मतलब जो आपके हैजार्डस वेस्ट हैं, कूड़े हैं, ठीक है, जो नुकसानदायक हैं, कूड़े हैं, उनके मूवमेंट को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन आया था। अगर आप देखेंगे क्लास, जो ई वेस्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हम बात करेंगे या फिर बायोमेडिकल वेस्ट है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जैव विविधता से रिलेटेड है। मिनामाता कन्वेंशन कई बार पूछा है, ये मरकरी से रिलेटेड है, मरकरी के जो दुष्प्रभाव है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज। ब्लीचिंग एक्शन जो क्लोरीन का होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से या फिर विस्थापन की वजह से। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां पर कमी नहीं, रिडक्शन ही लिखिएगा। ठीक है, कम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है रिडक्शन को कमी से, लेकिन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो जल्दी से बता दीजिए, कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन, एसिटिलीन, इथाइलिन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहां पर याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड बोला है ना मैंने। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल जो है वो एसिटिलीन गैस उत्सर्जित करता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की बाई सहायक नदी है? मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात की गई है। तो कर्णाली, महाकाली, महानंदा, चंबल। तो उत्तर, सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इन सब में से? तो वो है चंबल। डी आपका सही उत्तर है। तो यहां पर देख लीजिए, गंगा नदी दिख रही है, ठीक है। चंबल देख लीजिए, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ना यहाँ पर गोमती, राप्ती, गंगटक, कोशी, ये सब क्या है? ये सब राइट ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, यहाँ पे CSBK याद रखिएगा,
CSK याद रहता है, चेन्नई सुपर किंग्स, बीच में बी भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। परीक्षा में बोल देता है अरेंज करने को, तो ये भी याद रखिएगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा क्लास, परीक्षा में रिपीट हो जाता है। अगला देखते हैं अब, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है जल्दी से बता दो, ABCD में से। कालागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होता है, मापचा चुंगो हिमनद से, काला पानी से, या फिर यमुनोत्री हिमनद से। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? काला पानी हिमनद से, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, काली रिवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है क्लास काली रिवर आपको। अगर काली रिवर की हम बात करेंगे तो काली रिवर का उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से। ये देखिए पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहां से, अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये कहां से एंटर करती है? तो पीलीभीत जिले में पहले सर्वप्रथम प्रवेश करती है, ठीक है, और सीतापुर के बासरा के निकट पहुंचकर करनाली से मिल जाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीतापुर ये दिख रहा है आपको, इधर पीलीभीत दिखेगा, ठीक है। ये पिथौरागढ़ से निकलती है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत से एंटर करती है, और सीतापुर में ये क्या होता है? करनाली नदी जो है से जाकर मिल जाती है, जिसको कि हम घाघरा नदी भी कहते हैं। क्लियर हो गया ना क्लास में आपसे? चलिए, ये दिख रहा है ना आपको, करनाली रिवर को ये आगे चल के हम घाघरा रिवर कह रहे हैं, ये दोनों में जाके मर्ज कर जाती है। नंबर हटा दो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइए, सोनभद्र में, प्रयागराज में, प्रयागपुर मत करिए, प्रयागराज कर लीजिए यहाँ पर क्लास, मतलब हम लोग इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, झांसी, अलीगढ़। तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट की बात की गई है, तो ये आपका है कहां पर? अलीगढ़ में, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? तो बताइए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वाराणसी है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, या फिर प्रयागराज है, इलाहाबाद। इसको प्रयागराज कर लीजिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? गाजियाबाद। तो ये देखिए क्लास, ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो ये पहले पूछा गया था, इस वजह से आपको नए नाम नहीं दिए गए हैं जिलों के, तो इसको आप लोग देख लीजिए, सी सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में रहा? तो लोअर सेक्स रेशियो की बात की गई है। मथुरा, बागपत, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है गौतम बुद्ध नगर, डी आपका सही उत्तर है। लोअर सेक्स रेशियो देख लीजिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, मथुरा बांदा, कानपुर नगर, फिर औरैया। सारे सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है क्लास। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, WEF द्वारा, UNSTSN द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो याद रखिएगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो WEF द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है। तो यहां पर बी सही उत्तर है। ऐसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और इंडेक्सेस को देख लेते हैं जो कि WEF द्वारा जारी किया जाता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये सब भी WEF द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स याद रखिएगा, WEF और भी रिपोर्ट्स याद रखिएगा, एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास आज के सेशन का ये जो था वो आखिरी प्रश्न था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।
कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर, कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर जो कि हम रिवाइज करेंगे और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है। और मुझे एक चीज और बताइएगा कि आप लोग और क्या चाहते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को और इंक्लूड किया जाए, ये भी मुझे बताइएगा। किन सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है या किसी टॉपिक में आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे रिलेटेड प्रश्न हम डिस्कस कर लेंगे या उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं आपको एक चीज बोलूंगी जाते जाते, जिन स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन इन मॉक टेस्ट को देखिएगा जरूर, ठीक है। बार बार चीजों को रिवाइज करिए, रिवीजन पे बहुत फोकस करिए क्लास। मैं फिर कहूंगी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको देखिए, वहां पे कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है उनको देखिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को एज इट इज पूछ लिया जाए आपकी आने वाले परीक्षा में, जरूरी नहीं है कि एज इट इज पूछ लिया जाए, लेकिन उनसे रिलेटेड एक नए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो जो टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए पहले इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि अब क्वेश्चन पास्ट ईयर से नहीं पूछे जाते हैं। टॉपिक जो पहले इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन टॉपिक अभी भी कहीं ना कहीं वही टॉपिक्स रहेंगे। इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करिएगा, स्मार्टली पढ़ाई करिएगा। चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। लास्ट पे जाते जाते कहूंगी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रोल आपको खुद प्ले करना है, आपको खुद पढ़ाई करनी है, खुद एग्जाम में अपीयर होना है। तो मेहनत जरूर करिएगा। परीक्षा होगी तो उसके पहले जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि समय धीमे धीमे कम होता जा रहा है क्लास। और प्रीलिम्स निकलना बहुत जरूरी है। अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस में नहीं अपीयर हो पाएंगे, इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो पाएंगे। इसीलिए अब प्रीलिम्स पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको लगता है चीजें आपको याद है तो उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। और करंट अफेयर जरूर पढ़िए। अब करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर लीजिए। पास्ट 6 मंथ के तो करंट अफेयर जरूर पढ़ डालिए। अभी आपके पास समय है तो क्या करिए, कुछ समय जिसे आपने जनवरी का पढ़ा, ठीक है, फिर अगले दिन आपने फरवरी का पढ़ा। मैं तो सोचती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जब एग्जाम पास आ जाता है तो एक दिन में 1 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो करंट अफेयर पे फोकस करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। सेंसेस पढ़ना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन क्या करिए, सेंसेस वाली बुक उठाइए और देखिए पास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चन सेंसेस से पूछे गए हैं, उसको पढ़ डाला करिए। क्योंकि हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम सेंसेस जो रहता है वो आखिरी के लिए छोड़ देते हैं और फिर जिस दिन पेपर होता है 1-2 दिन पहले हम घबराने लगते हैं कि अरे हमको तो याद ही नहीं, अगर पूछ लेगा तो क्या होगा। तो अगर आप उसको 2-3 बार पढ़े रहेंगे, रिवाइज करेंगे, याद किसी को नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहे मुझे पूरा सेंसेस रटा हुआ है तो वो झूठ बोल रहा है, या तो ये बहुत ही ज्यादा विद्वान होगा। तो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती है। इसीलिए बार बार रिवीजन पर फोकस करने को बोला जाता है। अब बस, अब इससे ज्यादा लेक्चर आपको नहीं दूंगी मैं। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करूंगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे। धन्यवाद क्लास। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। और इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास।